So Indian government has realized कि nationalism is also growing. So now they are not looking at waste as a more of a cleanliness kind of a thing. They are looking at it कि boss this is going to drive my consumption story of my country of the future. स्वागत है आप सबका। इस वीडियो में हमने बिजनेस के ग्रोथ स्ट्रेटजीज और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स के इंस्पायरिंग से एक्सपीरियंस पर बात की है। अगर आपको कंप्लीट पॉडकास्ट चेक आउट करना है तो चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। So who is going to be a biggest competitor? According to me, it's the government. The government is actually a very big enabler for us now. How is that? Government, if you look at our policies that the government has come up with today, extended producer responsibility, अगर आप देखते हो reuse का policy देख रहे हो, today the government has come up some time back with the critical minerals policy, so about your rare earth metals, copper, aluminium. See, governments all over the world now have realized कि China ने जो किया था कि they became the biggest buyers of scrap in the world. Right. I was coming to there next because कांडला पोर्ट के आसपास एक और नया गुजरात में पोर्ट है और मैं वहाँ पे पढ़ रहा था। मुंबई के पास भी एक नया पोर्ट है, नया सारा और समथिंग, नवाशेवा। सो वहाँ पे शिप्स भर के आती थी, अब कम हो गई हैं, आई डोंट नो व्हाई, और कचरा आता था बाहर से। So we are a net importer of steel scrap. We are a net importer of copper scrap, aluminium scrap. We import a lot of scrap. Because it can be easily reused. Recycled, हाँ. Yes. We are importing a lot of batteries, lead acid batteries for recycling. Isn't that bad? No, it's not bad because authorized recyclers, so facilities are authorized, so there is no leakage from these plants. तो हम लोग भी जो करते हैं एंड टू एंड जब बैटरी आप ब्रेक डाउन कर रहे हो तो उसमें जो मेटल निकल रहे हैं और जो केमिकल्स निकल रहे हैं कहीं ना कहीं तो उसको डंप करना ही है, राइट? नहीं, lead completely recyclable है. तो today majority of the new batteries that get made lead acid, they are made using recycled lead only. Oh. So metals are 100% recyclable infinite number of times. Okay. Infinitely. Then what about the car batteries? Because that seems to be the biggest barrier in the future. Like EV batteries. EV batteries are also recyclable. Cobalt, nickel, lithium, ये सब ऑलरेडी रिसाइकिल कर रहे हैं. इंडिया में ऑल्सो देर आर कंपनीज आर डूइंग इट, ग्लोबली देर आर कंपनीज आर डूइंग इट. फीड स्टॉक अभी इंडिया में बहुत लिमिटेड है बिकॉज ईवी अडॉप्शन उतना नहीं है, बट इट इज 100% रिसाइकिलेबल. बट ये बोला जाता है ना कि परसेप्शन है कि जब एक ईवी बन रही है तो जितना आप एनवायरमेंट को हेल्प कर रहे हो उससे ज़्यादा तो नुकसान कर रहे हो, क्योंकि उसकी जो बैटरी चाइना में बन रही है उसकी जो रॉ मटेरियल्स प्रोक्यूर करने का जो कॉस्ट है उसमें जितना एनर्जी वेस्ट हो रहा है, जितना कार्बन वेस्ट जनरेट हो रहा है कार्बन, तो ये सब गलत हो रहा है. तो और एवेंचुअली वो बैटरी फिर उसका रीयूज भी नहीं है. सो नाउ यू आर क्लैरिफाइंग दैट बैटरी का रीयूज तो है. रीयूज दो चीज़ों में हो सकता है. सो बेसिकली सी व्हाट यू आर सेइंग इज कम्प्लीटली ट्रू कि टुडे द लाइफ साइकिल ऑफ लाइफ साइकिल एनालिसिस में अगर आप देखें तो नेट आप अगर ईवी यूज़ कर रहे हो एज अपोज टू एन आइस कार, एंड टुडे आइस कार्स आर ऑल्सो वेरी वेल एफिशिएंट, राइट? हाइब्रिड्स भी आ रहे हैं एंड थिंग. आइस कार्स आर स्टिल बेटर अनलेस योर ईवी यूसेज इज वेरी हाई, couple of 1,000 kilometers a month टाइप, जो कमर्शियल व्हीकल्स है उनके लिए बेस्ट है. अभी जो कार में जो बैटरी आप ईवी का यूज़ कर रहे हो दैट्स अ वेरी हाई डेंसिटी लाइक हाई आउटपुट काइंड ऑफ अ बैटरी, राइट? सो उसका जब परफॉर्मेंस 70% के नीचे जाएगा तो डेफिनेटली यू विल नॉट वांट टू यूज इट इन अ व्हीकल, इन अ कार, बट इट कैन हैव सेकेंडरी एप्लीकेशन इन एनर्जी स्टोरेज जहाँ पे लो एक्सपेक्टेशन आउटपुट होता है कि 3 व्हीलर्स में आप उसको रीयूज़ कर सकते हो बिकॉज एनर्जी आउटपुट इज लोअर. 2 व्हीलर्स में यूज़ कर सकते हो, एनर्जी स्टोरेज के लिए यूज़ कर सकते हो, राइट? सो इट कैन बी रीयूज्ड एंड पीपल आर रीयूजिंग इट. सो सम ऑफ व्हेन यू बाय अ लिथियम आयन बैटरी पैक, उसमें से जो इंडिविजुअल सेल्स होते हैं उसका टेस्टिंग करके नॉट ऑल सेल्स आर स्पॉइल्ड, सो दे आर बीइंग रीपैकेज्ड एंड रीयूज फॉर चार्जिंग एंड थिंग्स लाइक लोअर एंड एप्लीकेशंस में यूज होता है. आफ्टर दैट इट गोज फॉर रिसाइकलिंग. ओके, इट इज रिसाइक्लेबल एंड एज वी प्रोग्रेस टेक्नोलॉजी वो भी आएगा कि 100% रिसाइक्लेबल होगा. आज भी है ही, देयर इज नथिंग दैट यू कांट एक्चुअली रिसाइकल. कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ रिसाइकलिंग शुड बी लोअर, राइट? एंड दैट विल कम विद स्केल. तो आज ईवी अडॉप्शन नहीं है, बट जब हो जाएगा तो बैटरीज एट स्केल आएंगी. जब एट स्केल आएंगी तो सप्लाई चेन सॉर्ट आउट हो जाएगा. सप्लाई चेन सॉर्ट आउट होगा तो यू विल गेट गुड रिकवरी. एंड गवर्नमेंट इज एडिंग दैट विद EPR schemes and things like that, where producers of any electronics or batteries are now mandated to pay a fee for the collection. It is a mandatory law by the government now. Okay. So clarified. Every brand today, it's there in 4 categories: plastics, e-waste, tires, batteries. अभी ऑयल का भी आ रहा है एंड नॉन फेरस मेटल्स का आ रहा है.
Okay, so EPR as a concept is that it's called extended producer's responsibility. So basically polluter pay policy पे based है. So जो पोल्यूट कर रहा है उसको ही पैसे भरने हैं. हाँ, Is that so what you mean? yeah, so it basically started in the European Union, and then it was adopted by Canada and 10 to 12 other countries, but India is also a very early adopter of this. US में भी अभी तक ये नहीं है, UK में भी नहीं है EPR. So Indian government has realized कि nationalism is also growing. So now they are not looking at waste as a more of a cleanliness kind of a thing. They are looking at it कि boss this is going to drive my consumption story of my country of the future. And because we are not very rich in a lot of minerals, we rely on a lot of imports. Right? So now they have realized कि, and not only India, every country has realized कि अपने materials अपने country में ही रखने चाहिए. So now what the government has said is that whoever manufactures any of these products, whether I am a brand owner selling you soap, okay, or I am a drinks manufacturer selling you a drink in plastic bottles, I have to make sure that that plastic bottle is collected, got back and recycled. उसके टारगेट्स दिए हुए हैं हर कंपनी को. अगर मैं फ्रिज बेच रहा Isn't that getting tougher for the companies? I mean, it's a good, It's a cost. noble cause. I mean, it's a a nice cost. thing. they have to start in building these costs. New processes in life. Absolutely. Of the business. And they are building in these costs now slowly. So even for a refrigerator, washing machine, 106 categories of electronic products है जिसके लिए EPR mandatory है. So whatever you have sold based on the average life of the product, तो मान के चलो रेफ्रिजरेटर का लाइफ 10 years दिया हुआ है. तो 24-25 में जो मैंने एज अ ब्रांड 2014-15 में मान के चलो मैंने 10 रेफ्रिजरेटर्स बेचे थे. हर रेफ्रिजरेटर 40 किलो का था, तो 400 किलो वर्थ ऑफ रेफ्रिजरेटर्स मैंने बेचे थे. 60% ऑफ दैट वॉल्यूम which is 240 kgs, I have to mandatory collect in 24-25, get it recycled from an authorized e-waste recycler and buy certificates from them for the end metals that have been generated, copper, aluminium and steel. But isn't that also going to create a forced phased out of the material, जैसे कार्स में हो रहा है. मैंने काफ़ी बार लोगों से देखता हूँ कि उनकी दिल्ली से रजिस्ट्रेशन है, वो बोलते हैं कि भाई गाड़ी मस्त चल रही है बट गवर्नमेंट ने बोला फेज आउट कर दो. अब ऐसी अगर पॉलिसी आ जाएगी जिसमें बोला जाएगा कि आपको 10 साल के अंदर सारे रेफ्रिजरेटर परसेंटेज ऑफ 60% ऑफ द रेफ्रिजरेटर हैव टू बी फेज्ड आउट, इट्स वर्किंग गुड. नाउ द कंपनी विल से दैट क्योंकि वी हैव टू बी इन द पॉलिसी, वी हैव टू मेक श्योर कि इतनी अच्छी चीज़ें ही ना बनाए हम. पहले जो बनती थी बहुत बढ़िया बनती थी, अब तो मतलब नहीं, they are not saying कि 10 साल ही चलना चाहिए आपका रेफ्रिजरेटर. They have taken an average life की on an average एक रेफ्रिजरेटर 10 साल वो यूज़ करते हैं, राइट. तो 10 साल, अगर आपका 15 साल चल रहा है तो 15 साल चलाओ, 20 साल चल रहा है तो 20 साल चलाओ. बट ऑन एन एवरेज 10 years इज द एवरेज लाइफ साइकिल इज व्हाट फॉर ईच प्रोडक्ट देव कंसिडर, बिकॉज एट सम पॉइंट दे हैव टू कैलकुलेट. आप बोलोगे कि मैं तो 30 साल, मेरा आई हैव अ माइक्रोवेव एट होम, वी हैव बीन यूजिंग फॉर 25 years नाउ, राइट. इट्स स्टिल वर्किंग ग्रेट. इट गॉट इट फ्रॉम अब्रॉड, इट स्टिल वर्किंग ग्रेट. तो मैं तो बोलूँगा यार मेरा तो खराब ही नहीं हुआ. तो तो वैसा नहीं, इट्स एन एवरेज लाइफ. तो प्लास्टिक्स का 1 year to 1 year है, बिकॉज सिंगल यूज प्लास्टिक आप एक बार यूज करोगे फेंक दोगे. सो हाउ मच एवर मटीरियल. So Coke has to, if they are selling 1 crore bottles of Coke in India every year, उसका if 1 वजन year is अगर the 1 time, ग्राम है हाँ, तो जितना टोटल वेट उनका होता है उसका 100% उनको नेक्स्ट ईयर कलेक्ट करके रिसाइकिल करना है कंपलसरी. और अगर थर्ड पार्टी लोग कलेक्ट करके नहीं दे रहे उनको तो फाइन, they get you get my penalized point. by the You get my government. point. This could also be negative on the companies क्योंकि कोई और बंदा बाहर से खरीद रहा है, मार्केट से सारे बॉटल्स उठा लेगा. That's allowed. So as a recycler or as a waste management company, I can go and collect all these bottles. But you don't give it back to Coke. I don't have to give it back to Coke. I have to give it to an authorized recycler Okay. who is recycling it. And Coca-Cola can purchase EPR certificates from authorized This is recyclers. something like carbon credits. It is material credits, you can say. Something similar to the same concept. It is incentivizing people on the collection, because see the biggest problem in waste management is collection. सबसे ज़्यादा जो loss होता है recycling company को वो collection में होता है. It's very difficult to go and इसका collect. फायदा ये है कि एक सिस्टम बन रहा है जिसमें System बन रहा है. आपको ही मालूम है कि मैं कचरा तो उठा लेता हूँ, मैं उसको ऑर्गेनाइज भी कर रहा हूँ, बट इसको लेगा कौन? अब कंपनीज के ऊपर बर्डन आ गया कि भाई तुमको लेना ही है कहीं ना कहीं से. तो Correct. And now they are introducing a reuse policy. कि okay, now 5%, 25% plastics have to be used, which are recycled plastics. 5% of metals have to be used, which are recycled metals. So they are creating end markets for the material. What this EPR fee is also doing is कि today the biggest competition is the informal guys. Right? जो
इनफॉर्मली रिसाइकिल करें. अब मुझे अगर प्लांट डालना है तो आई हैव टू गेट लाइसेंस फ्रॉम स्टेट पोल्यूशन बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, फैक्ट्री लाइसेंस लेना है, लेबर लाइसेंस लेना है. आई हैव टू पे माई लेबर एज पर द लेबर लॉज. आई हैव टू गिव देम ESI, PF. I have to make sure safety protocols है. All of this has a cost. Whereas somebody who's using child labor has no cost. Free of charge काम कर रहा है. तो how do we compete with those guys? Right? And then there is other part of tax evasion also. कि ये लोग तो कैश में खरीदते हैं, कैश में बेच देते, टैक्स भी नहीं है. मुझे 18% GST भी भरना है मटेरियल्स पे. तो how do formal economies exist in the recycling space? To do that, this is kind of an incentivizing fee that the government does. And if the brands don't do it, then they are penalized. But all the brands, you can say, see, carrot and stick These approach. informal guys anyway cannot work with these companies, so They are of not course, allowed to. they're not allowed to. They are not allowed to. They are nowhere anyway. वो कहीं है ही नहीं, किसी की नज़र में ही नहीं है. आज आप कॉर्पोरेट्स के पास भी जाओ तो उनको भी अब हम लोग वी पिक अप वेस्ट फ्रॉम ऑल द टॉप कॉर्पोरेट्स एंड वी वर्क विद वेरी लार्ज कंपनीज इन द ITS सेक्टर, स्टार्टअप्स, ई-कॉमर्स, retail, manufacturers, very large manufacturer of electronic devices, and all our customers, we can see the shift because now they are also not looking कि यार किसी को भी दे दो, कुछ भी करो. They are also now in that zone कि they have to meet their compliances. They want traceability. They want to know where their waste is going. कितना recycle हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो उसके साथ. Audits होते हैं. They come and actually see what is happening. So there is a sense of, so today informal guys are kind of being slowly driven out of the system. Or either you formalize, right? Which is too hard generally. If you have to make it, आपको ये अगर as a business करना भी है, तो मैं सोचूंगा मेरे सोसाइटी से 4 सोसाइटी का मैं सामान उठाऊंगा करूंगा तो इट्स नॉट स्केलेबल. इट हैज टू बी डन एट अ डिसेंट स्केल, वेरी लार्ज स्केल. उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल और इंटरेस्टिंग रहा होगा. इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और टफ स्टोरी को यूट्यूब और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए. पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एरिया में दे दी है, जहां पर जाकर जरूर चेक करें. सो ये था एक काफी इंटरेस्टिंग वीडियो और मैं आपसे मिलता हूं हमारे अगले वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय.